Assalamu alaikum students. I am Mohammad Sood. This is class number 18 of Introduction to Computer Programming with C language. Today topics are control structure of programs. Number one है decision making और condition. Chapter 6 हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अंदर हम कंडीशन लगाना सीख रहे थे कि किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर हम भी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं और कंडीशन लगाने के कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद हैं इन सी लैंग्वेज। तो इसमें से जो हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं कंडीशन लगाने के लिए। नंबर 1 इफ़ स्टेटमेंट है जो कि हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 इफ़ एल्स स्टेटमेंट। नंबर 3 लास्ट टाइम हमने जो है इफ़ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है जो चौथी स्टेटमेंट है स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर इस स्विच केस डिफ़ॉल्ट कंडीशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो स्टेटमेंट है ये कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलें देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मेरे ब्राउज़र पे जाइए और वहाँ पर जो मेरी वेबसाइट है sirmasood.com उसे एक्सेस कीजिए और यहाँ पर जो आपके पास प्रोग्रामिंग टर्बो सी का जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो चैप्टर 6 है डिसीजन मेकिंग इन टर्बो सी प्लस प्लस, इस फाइल को आप व्यू कीजिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन टर्बो सी प्लस प्लस चैप्टर नंबर 6। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्विच केस एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स। ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों, मल्टीपल ऑप्शंस हों किसी भी एक एक्सप्रेशन के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर, तो उसको हम देख रहे होते हैं। जी, ये है स्विच स्टेटमेंट्स। Switch statement is used to solve multiple option types. Another condition turbo C++ statement that is used for controlling program flow is the switch statement. The switch statement control program flow of execution a specific set of statement depending on the value of an expression. जो भी आप यानी कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उसके लिए अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हो और वो किसी भी एक एक्सप्रेशन के ऊपर वो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, उनको वो कंट्रोल कर सकता है या फ्लो प्रोग्राम को देख सकता है। अ स्विच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स। एक स्विच स्टेटमेंट जो है उसके अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 जो कीवर्ड्स है वो है स्विच और एन एक्सप्रेशन। उसके अंदर आप ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर क्या देंगे, आप कोई भी एक्सप्रेशन देंगे आप। उसके बाद 1 और मोर केसेस स्टेटमेंट देंगे आप, यानी एक से ज़्यादा जो है जो एक से ज़्यादा केसेस होंगे उनके अंदर हम जो है केस का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और उस केस के साथ हम कोई स्टेटमेंट या कोई लेबल हम लिखेंगे। जो अगर सेटिस्फाई होंगे वो लेबल्स तो फिर वो स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट हुआ करेगी। और आखिर में है अ डिफ़ॉल्ट लेबल, एक डिफ़ॉल्ट लेबल होगा एंड अ क्लोजिंग ब्रेसेस, और उसके बाद आप ब्रेसेस को क्लोज करोगे। A case statement consists of case label, the execute statement, and the keyword break used for exit the switch block. स्विच ब्लॉक, ठीक है। याद रखिएगा जब इसमें हम कोई केस सेटिस्फाई हो जाएगा और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें ब्रेक कीवर्ड को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम उस ब्लॉक ऑफ स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल सकें।
ठीक है। और हमें ये भी देखना होगा कि अगर ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा और किस तरह से फ्लो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसको भी हम देखेंगे। तो बेसिकली जब हम स्विच की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो स्विच के साथ दो आने के कीवर्ड और इस्तेमाल करते हैं, एक केस है और एक है डिफॉल्ट, और इसके अंदर एक ब्रेक का कीवर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चार स्टेटमेंट हैं, चार कह लीजिए कीवर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे स्विच के अंदर। अब आइए इसका हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इसका किस तरह से ये काम। पहले इसका सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये है आपके पास स्विच कीवर्ड है, SWITCH, स्विच की कीवर्ड लिखेंगे आप। उसके बाद राउंड ब्रैकेट में कोई भी आप बूलियन एक्सप्रेशन देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, और इस एक्सप्रेशन की बुनियाद के ऊपर उसके बाद नीचे क्या है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरा स्विच ब्लॉक ओपन होगा, और इसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट केसेस होंगे। पहला केस है लेवल 1, यहाँ पे हम कोई भी लेवल दे देंगे। पहला केस, अगर ये पहला केस इस लेवल के मुताबिक सेटिस्फाई होता है तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ब्रेक कीवर्ड से उस स्टेटमेंट से हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद केस नीचे आएगा, अगर ये पहला लेवल अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर सेकंड केस को चेक करेगा। अगर ये लेवल कंडीशन ट्रू हो जाती है या ये लेवल सेटिस्फाई हो जाता है तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और ब्रेक के बाद कंट्रोल जो है इस लूप से, इस स्विच से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद एक और है केस लेवल 3 है, तीसरी स्टेटमेंट को देखेगा। अगर ये लेवल जो है सेटिस्फाई हो जाता है तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और ब्रेक से स्विच कंट्रोल जो है स्विच ब्लॉक से कंट्रोल जो है बाहर निकल आएगा। और अगर ये 1 और 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है, तीनों लेवल जो है सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर जो है वो डिफ़ॉल्ट में आएगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर यानी कि अदरवाइज जो भी यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी गई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जो है इस स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक यानी कि इसका सेंटेक्स है स्विच का, कि स्विच को कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मतलब समझाने के लिए 3 लेवल दिए हैं, इसके ज़्यादा लेवल भी हो सकते हैं, 1 2 3 के अलावा आप मोर टाइम और मज़ीद जितनी आपके रिक्वायरमेंट्स हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब 2 से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हों तो उसके लिए स्विच की स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले जो हमने यूज़ किया था इफ़ और एल्स इफ़, वो भी हमने उसी मकसद में इस्तेमाल किया था, जब आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो, तब हम स्विच और जब हम जो है इफ़ और एल्स इफ़ और एल्स को इस्तेमाल हम किया करते थे। उसी तरह सिमिलर टू ये स्विच स्टेटमेंट भी इसी तरह से है, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो, 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हो, तब हम स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपका क्या है, एक फ्लो चार्ट है, इसको देख लीजिए आप। कंट्रोल देखें ऊपर से आ रहा है, लेबल को चेक करेगा। अगर लेबल जो है पहला लेबल ट्रू हो जाता है, उसको सेटिस्फाई हो जाता है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, और कंट्रोल जो है उससे बाहर निकल जाएगा उस स्विच ब्लॉक से। इसी तरह से अगर लेबल नंबर 1 जो है वो ट्रू नहीं होता है तो फिर वो लेबल 2 को यानी केस 2 को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद कंट्रोल जो है वो बाहर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से लेवल नंबर 3 को चेक करेगा, अगर लेवल नंबर 3 या केस नंबर 3 जो है उसको चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, और कंट्रोल जो है उस लूप से उस स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। और अगर लेवल नंबर 3 भी सेटिस्फाई नहीं है, लेवल नंबर 4 पे आएगा, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये भी लेवल नेगेटिव ट्रू नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी लेवल कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फिर आखिरकार जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का मतलब है अदरवाइज, यानी कोई भी स्टेटमेंट का सेटिस्फाई नहीं हो रही तो अदरवाइज आखिर में क्या करो, फिर स्टेटमेंट नंबर जो 4 है या जो लास्ट स्टेटमेंट है जो आपने लिखी होगी डिफ़ॉल्ट के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद कंट्रोल जो है वो स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट याद रखिएगा ऑप्शनल स्टेटमेंट है, अगर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर ये होगा कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं। अगर कोई भी एक लेवल ट्रू नहीं होता है तो फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट अगर नहीं है तो उस पर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उन चारों में से या पांचों में से जो भी केस अगर ट्रू हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो उनमें से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और कंट्रोल जो है उस स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकालने के बाहर करने के बाय फोर्स निकालने के लिए आपको ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो ये आपका स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स था और ये आपके पास एक फ्लो चार्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको एलिब्रेट करते हैं। कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अ केस लेबल कंसिस्ट ऑफ द कीवर्ड केस फॉलो बाय अ लिटरल वैल्यू और अ वेरिएबल नेम। ये लिटरल वैल्यू भी हो सकती है और वेरिएबल नेम हो सकता है। इट कुड बी ओनली कैरेक्टर एंड इंटीजर फॉलो बाय द कॉलन। अच्छा, याद रखिएगा ये जो स्विच के स्टेटमेंट है, ये सिर्फ जो कैरेक्टर डेटा है, कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा या इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर या स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ दो तरह की यानी कि डेटा टाइप्स के ऊपर ये परफॉर्म हो सकता है, एक कैरेक्टर और एक इंटीजर वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। और इसका मतलब, और एक और चीज़ ये भी है कि इसके अंदर कोई रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी कि आप इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, इस तरह की बात नहीं हो सकती। इसमें एग्जैक्टली की बात होगी, इक्वल टू की बात होगी। तो एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसको आप सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ सिर्फ एग्जैक्टली की बात हो और कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा की बात हो या इंटीजर की बात हो, तो फिर इसको इस्तेमाल करेंगे आप डबल टाइप का डेटा अगर आपके पास मौजूद है या फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा आपके पास मौजूद है या आपके पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा मौजूद है, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। उसके लिए फिर बेहतर है कि आप इफ़ और एल्स इफ को इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो इफ़, एल्स इफ और एल्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है तमाम तरह के डेटा टाइप्स को कंसीडर करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए, और उसमें तमाम डेटा टाइप्स को और तमाम लेकिन रिलेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाहे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन स्विच और देखिए केस के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ कैरेक्टर डेटा के लिए या फिर इंटीजर डेटा के लिए आप इसको इस्तेमाल करोगे आप, और वो भी एग्जैक्टली के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, इक्वल टू के लिए। इसमें कोई रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है जनाब। तो characters integer followed by the colon. Turbo C++ compare the value written from the switch statement expression to the literal value or value of the variable named, followed by the case keyword. If a match is found, the statement follow the case label, statement execute. ठीक है। अच्छा, अब इसको हम बाकायदा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। यहाँ देख लीजिए आप, ये आपका एग्जाम्पल है। वाइड मेन आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने एक डेटा टाइप आपने ली कैरेक्टर और उसका वेरिएबल लिया आपने वैल, और वैल के अंदर एक वैल्यू आपने स्टोर कर दी, वो है ए। चूँकि सिंगल कोटेशन के अंदर आपने इसको स्टोर किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक कैरेक्टर वैल्यू है, ये एक कैरेक्टर वैल्यू है और उसके अंदर आपने ए स्टोर किया हुआ है। उसके बाद आपने स्विच का कीवर्ड इस्तेमाल किया, आपने कंडीशन अप्लाई की, और इस ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने वैल वेरिएबल को आपने यहाँ पर एज ए एक्सप्रेशन के तौर पर आपने यहाँ पर एज ए पैरामीटर आपने यहाँ पर दे दिया। अब होगा क्या, अब ये स्विच स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल इसके नीचे आएगा और चेक करेगा कि केस ए, यानी केस ए यहाँ लिखा, जो लेबल है वहाँ पे ए लिखा हुआ है, इस ए को चेक करेगा वैल के अंदर, क्या ए जो आपने लेबल दिया हुआ है क्या ये वैल के अंदर मौजूद है। अगर है तो प्रिंट कर देगा ए फॉर अल्लाह, और जैसा कि है तो इसका आउटपुट भी आना चाहिए ए फॉर अल्लाह। और ब्रेक कीवर्ड से क्या होगा कि ब्रेक कीवर्ड से क्या होगा कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जो है इस पूरे स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर इन केस वैल के अंदर हम वैल वेरिएबल के अंदर ए स्टोर ना करते बल्कि बी स्टोर कर लेते, फिर क्या होता। तो फिर देखें स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, वैल है। कंट्रोल नीचे आएगा, पहले केस को चेक करेगा कि क्या ए जो है लेबल ये वैल के अंदर मौजूद है, वैल वेरिएबल के अंदर, जो कि नहीं होगा, हमने वैल के अंदर बी स्टोर किया हुआ है। तो फिर कंट्रोल कहाँ आएगा, मजीद नीचे वाले केस पे आएगा, नेक्स्ट सेकंड केस पे आएगा। इसको चेक करेगा कि क्या केस बी जो है, यानी इसमें बी जो लेबल दिया हुआ है ये क्या एक वैल के अंदर मौजूद है, हाँ वैल के अंदर मौजूद है, तो ये जो लेबल है सेटिस्फाई हो गया है। तो उसके बाद नीचे प्रिंट ऑफ कर देगा बी फॉर बिस्मिल्लाह और हाय नदीम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आपका कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। और उसके बाद ब्रेक कीवर्ड से कंट्रोल जो है वो देखिए बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद अगर सपोज करें
कि वेल ए के अंदर जो है हम कोई ऐसा कैरेक्टर डाल देते हैं जो कि यहाँ पर लेबल में मौजूद ना हो, लाइक ए भी ना हो, बी भी ना हो, सी भी ना हो। हम यहाँ पे सपोज करें एन दे देते हैं, वेल के अंदर एन स्टोर कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, स्विच वेल को चेक करेगा केस, क्या केस ए जो है वेल के अंदर मौजूद है, नहीं है जनाब। सेकंड केस पे आएगा, क्या केस जो है बी है वो वेल के अंदर मौजूद है, नहीं वो भी नहीं है जनाब। फिर केस जो है सी में आ जाएगा, तीसरे केस में आएगा, चेक करेगा क्या क्या सी जो है वेल के अंदर मौजूद है, ये भी मौजूद नहीं है। तो फिर वो लामहला डिफॉल्ट के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ अननोन वैल्यू या अननोन कैरेक्टर, जो भी आप प्रिंट करना चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो परफॉर्म हो रहा होगा स्विच का और केस का। ठीक है जनाब, तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दी आपको, समझाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इन तीनों में से कोई मैसेज प्रिंट करके देख सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं हम ये, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, या इसको देख लेते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ ब्रेक आफ्टर ईच ब्लॉक। ये ज़रूरी नहीं कि आप ब्रेक की कमांड जो है वो हर उस पर आप लगाएं, हर ईच ब्लॉक पे लगाएं। बट इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट, ऑल द कॉन्सिक्वेंटिक ब्लॉक ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूट आफ्टर द मैचिंग ब्लॉक। होगा क्या, होगा ये कि अगर आप जो है ब्रेक की कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते, तो जिस केस के ऊपर कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद से बाकी तमाम केसेस में जो भी वैल्यू लिखी होगी उनको वो प्रिंट कर देगा, या उन स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा। इस बात को ख्याल कीजिएगा, ठीक है। इसको भी हम बाकायदा अभी हम बाकायदा परफॉर्म करके देखेंगे कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या इसका रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, स्विच केस इज वैलिड ओनली फॉर इक्वल टू कंडीशन, इट डज नॉट वर्क फॉर एनी अदर रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ एग्जैक्टली के लिए, इक्वल टू के लिए, इसमें आप कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर को आप कंसिडर नहीं कर सकते। और यहाँ पे देख लीजिए आप, इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी गई है, ज़रा सो गौर से देख लीजिए कि आपके पास इंटीजर आई के अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है, 1 लिखी हुई है। अच्छा, स्विच आपने वेरिएबल ये जो ब्रैकेट में दिया है वो आपने आई दे दिया है अपने, और आई की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि केस क्या 1 यानी 1 आई के अंदर मौजूद है। अच्छा, जो न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू को आप सिंगल कोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कैरेक्टर होता है तो उसको सिंगल कोटेशन में आप लिखते हैं, जैसे कि आपने ऊपर भी लिख के दिखाया है। तो केस अगर 1 है और 1 को चेक करेगा कि आई के अंदर 1 है, तो चूंकि है तो लिखा हुआ है प्रिंट ए, ठीक है। प्रिंट ए प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपने ब्रेक इस्तेमाल नहीं किया, जब इस्तेमाल नहीं किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ए भी आ जाएगा उसका आउटपुट, उसके बाद बी को भी प्रिंट कर देगा और उसके बाद सी को भी प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे आपने डिफॉल्ट आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है, क्लियर। तो आपकी कंडीशन केस तो एक ट्रू हुआ है, लेकिन उसने क्या कर दिया, ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट कर दिया है ब्रेक ना होने की वजह से। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या सपोज करें आप आई के अंदर इक्वल टू 1 की जगह पे आप 2 डाल देते हैं आप, तो अब क्या होगा, कंट्रोल नीचे आएगा, स्विच के नीचे केस चेक करेगा कि क्या पहले केस के अंदर जो 1 है क्या आई के अंदर 1 मौजूद है, सपोज नहीं है, तो इस केस को जो है सेटिस्फाई नहीं होगा, तो कंट्रोल कहाँ आएगा, नेक्स्ट केस पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस पे चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो आई के अंदर मौजूद है, यस मौजूद है, तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट बी प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद चूंकि यहाँ ब्रेक नहीं लिखा हुआ तो इसके बाद जो नेक्स्ट केस है उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि इस केस में अगर आप आई की वैल्यू 2 रखते हैं तो इस केस में जो आउटपुट आएगा वो बी और सी आएगा, यानी बी को भी वो रीड करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और सी को भी जो है प्रिंट करेगा, और जो केस 3 है इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, क्लियर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ब्रेक हम क्यों लगाते हैं, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ब्रेक लगाएंगे तो हम क्यों लगाएंगे, ये हमें आपको मालूम होना चाहिए। तो अब हम करते क्या है, इसको बाकायदा इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं ताकि हम प्रोग्राम को एक दफ़ा चला सकें और डेमोस्ट्रेट करके भी देख सकें। तो इसको मिनिमाइज़ कीजिए और आप जो टर्बो सी फॉर विंडोज़ है इसको, इसके जो आईडी इन्वायरमेंट है इसको आप ओपन कीजिए। और इस प्रोग्राम को पहले आप क्लोज़ कर दें ऑल्टर F3 से, फाइल पे जाइए और नई फाइल आप ओपन कीजिए और प्रोग्राम लिखना शुरू कीजिए आप।
ठीक है, आपने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर और वेरिएबल का नाम रखा था आपने वैल्यू रख लीजिए और यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लीजिए आप ए, ठीक है। और उसके बाद आपने CLR SCR यूज़ कर लीजिए आप। अच्छा एक काम उसके बाद हम प्रिंट एफ सॉरी स्विच लिख लीजिए आप, SWITCH स्विच, और यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल लिया हुआ आपने वैल वो स्टोर कर दीजिए, वो लिख दीजिए। यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पे पहला केस आप डिफाइन करें, केस अगर ए है और वो भी कैपिटल ए दीजिएगा, क्योंकि हम याद रखिएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों में फ़र्क होता है, तो जो भी बिल्कुल सेम मैच होना चाहिए। और यहाँ पे देंगे आप कॉलन और उसके बाद यहाँ पे आप कह दीजिए प्रिंट एफ ए फॉर अल्लाह, ठीक है जनाब। उसके बाद ब्रेक लिख दीजिए आप, ताकि अगर कंडीशन केस सेटिस्फाई होता है तो इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल जो है स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाए। फिर आपने केस दिया आपने सेकंड केस, और इसमें कहते हैं कि बी, और इसके अंदर आप प्रिंट कर देते हैं B4 बिस्मिल्लाह, और इसके बाद आप देते हैं ब्रेक और केस C प्रिंट एफ, और यहाँ दे दिए C4 कैप्टन, ठीक है। और इधर भी आप ब्रेक लगा दीजिए और आखिर में आप देते हैं डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल कि अगर कोई भी केस या लेबल जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट में आपने कह दिया कि प्रिंट कर दो आप अननोन कैरेक्टर, ठीक है जनाब। तो ये आपने एक प्रोग्राम आपने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे स्विच का जो आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था उसको यहाँ पे क्लोज कर लीजिए और आखिर के अंदर जो आपका ये प्रोग्राम है इसको यहाँ पे क्लोज कर। अच्छा एक काम कीजिए, इसमें होगा क्या, इसमें तो सारे जब अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करने को लिखा हुआ आ जाएगा A4 अल्लाह, ठीक है। फिर चला के देखते हैं प्रोग्राम को, कंट्रोल F9 कीजिए। अच्छा आखिर के अंदर गेट सी लगा लें ताकि प्रोग्राम को आप देखने में आपको आसानी हो और आपको Alt F5 करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और इसको सेव कर लीजिए आप, स्विच कंट्रोल F9, देखिए लिखा हुआ क्या आ रहा है A4 अल्लाह, ठीक है जनाब। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो एग्जाम्पल थे उसके मुताबिक A4 अल्लाह ही लिखा हुआ आना चाहिए था। अच्छा अगर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं ए की जगह पे हम यहाँ पे देते हैं सी, और सी भी आप देंगे कैपिटल के अंदर, ताकि नीचे जो हमने सी को जो चेक किया वो सी के मुताबिक दिया हुआ है, यानी कि कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने सी के ऊपर जो स्टोर किया वो कैपिटल लेटर में ही स्टोर किया है। तो अब देखें इसका आउटपुट क्या आएगा, C4 कैप्टन, ठीक है जनाब। तो अब आप नोट कीजिएगा कि इसके अंदर जब हमने सी स्टोर किया तो जब पहले केस पे आया और केस में चेक किया कि क्या केस जो है ए जो है वो वैल के अंदर मौजूद है, जो कि नहीं है। फिर वो दूसरे केस पे आया बी के अंदर, से चेक किया कि बी जो है वैल के अंदर मौजूद है, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद सी पे आया और सी पे उसने चेक किया कि वैल के अंदर सी मौजूद है, यस मौजूद है, ये लेबल आपका सेटिस्फाई हो गया, तो उसने प्रिंट कर दिया C4 कैप्टन और ब्रेक से कंट्रोल जो है वो स्विच ब्लॉक से बाहर निकल गया। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम सी की जगह पे कोई ऐसा कैरेक्टर डाल देते हैं जो हमें ना हो, जैसे कि मिसाल तौर पे हमने वी डाल दिया है। अब हम इसको चला के देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इसने कोई भी मैसेज नहीं दिया है। देखते हैं कि हमने क्यों नहीं दिया है, कि जबकि वी है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा था DEFAULT डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट इस तरह लिखेंगे आप, और अब आप प्रोग्राम को सेव कीजिए और चला के देखें तो उसका आउटपुट आना चाहिए अननोन कैरेक्टर, ओके जनाब। तो ये आपका स्विच केस का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको आज दिया। अच्छा इसी प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर लें, चेंज किस तरह से कर लें कि मैं अगर सपोज करें कि यहाँ पर मैं देता हूँ सपोज करें बी, ठीक है, और बी के मुताबिक जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए B4 बिस्मिल्लाह, ठीक है।
और मैं यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगा? तो चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बी इस्तेमाल आप आप ब्रेक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो केस सेटिस्फाई होगा उसके बाद बाकी जितने भी केसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट होंगे, और वो अगर उनमें भी ब्रेक नहीं लगा हुआ तो वो सब एग्जीक्यूट होते रहेंगे और उनको वो एग्जीक्यूट वो स्टेट में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो हम देखते क्या है, इस केस में होना ये चाहिए, क्योंकि पहला केस तो ट्रू नहीं होगा, एक ए जो है वो वेल के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, बी जो है वो वेल के अंदर मौजूद है, तो लिखा हुआ है बी फॉर बिस्मिल्लाह। चूंकि यहाँ ब्रेक मौजूद नहीं है तो कंट्रोल नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो कि केस सी है लेकिन वो उसको चेक नहीं करेगा, वो यानी कि इस केस की बुनियाद पर इसको भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा सी फॉर कैप्टन। ओके, तो हम इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल F9, तो देख लीजिए बी फॉर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ आ गया और सी फॉर कैप्टन भी लिखा हुआ आ गया और अननोन कैरेक्टर भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है जनाब, क्लियर हो गई बात? इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट सब एग्जीक्यूट हो गई। तो इसलिए ब्रेक का लगाना ज़रूरी है। हाँ, ब्रेक वहाँ पे ना लगाएं, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ आप चाहते हो कि ये केस भी प्रिंट कर दे और ये केस भी प्रिंट कर दे, और फिर इसके बाद ब्रेक लगा दें कि, या यूँ कह लीजिए चले मिसाल के तौर पर मैं इस तरह से कर लेता हूँ, केस अगर स्मॉल ए हो, ठीक है, तो दोनों केसेस के अंदर इस मैसेज को प्रिंट करना चाहिए और फिर यहाँ ब्रेक लगा दीजिए आप। ठीक है, इसी तरह से बी हो या केस स्मॉल बी हो तो इसको प्रिंट करें और यहां पर ब्रेक लगा दें। इसी तरह से केस सी हो या स्मॉल सी हो तो दोनों केस के अंदर सी फॉर कैपिटल लिखा हुआ जाए और यहां ब्रेक लगा दें। क्लियर? तो इस तरह से आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। यानी पहला अगर इन दो में से कोई भी एक केस ट्रू होता है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाए, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और ब्रेक से वो जो है स्विच ब्लॉक से कंट्रोल जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है जनाब, ये बात क्लियर हो गई? इस तरह से कर लीजिए आप। और एक काम और कर लीजिए, इसको मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आज आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ कि आपने आपने लिया वेरिएबल वेल, लेकिन इसमें वैल्यू साइन नहीं किया आपने। आप चाहते हैं इसकी जो वैल्यू है वो हम इनपुट कर लें, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंट एफ एंटर एनी करेक्टर फ्रॉम ए टू 6C, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पर हम देते हैं वेल के अंदर हम कह देते हैं गेट ची। आज आप गेट ची को ज़रा एक अंदाज से देखिएगा कि गेट ची जो है बेसिकली हम सबसे आखिर में नहीं लगाते इसलिए कि प्रोग्राम ख़त्म हो तो वहाँ पे रुक जाए, बल्कि हम गेट ची से एक कैरेक्टर इनपुट भी अगर लेना चाहें तो हम उससे ले सकते हैं। तो गेट ची करेगा क्या कि यहाँ पे आके रुक जाएगा और हमसे एक कैरेक्टर इनपुट लेगा। हम जो भी कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वो कैरेक्टर वेल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद फिर सारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जनाब, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गेट ची जो है वो बेसिकली एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, और इसमें हमें एंट्री करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो प्रोग्राम को ज़रा देखते हैं, सेव कीजिए और प्रोग्राम को चलाइए। देखिए यहाँ रुका हुआ है एंटर एनी कैरेक्टर। मैंने फिलहाल सपोज करें मैंने बी स्टोर किया, जैसे ही मैं बी दूंगा क्या लिखा हुआ गया, बी फॉर बिस्मिल्लाह। ठीक है जनाब, ठीक है। प्रोग्राम को आप मैसेज के सामने आ गया था, मिसाल मैसेज नीचे आ जाए तो एक काम और कर लीजिए आप, जो आपने ए फॉर अल्लाह लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है, इनसे पहले भी बैक स्लैश n लगा दें ताकि मैसेज जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो। ठीक है, सेव कीजिए और प्रोग्राम को चलाइए। अच्छा, एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी आज आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ी सी एडवांसमेंट होती जाएगी चीज़ों के अंदर, कि ये प्रोग्राम जो है वो एक दफ़ा कैरेक्टर लेने के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा प्रोग्राम को चलाने के लिए दोबारा से मुझे कोई कैरेक्टर चेक करना होता है, तो मुझे करना क्या पड़ता है कि मुझे प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब देख लीजिए, मुझे फर्स्ट मैंने सी दिया तो देखिए क्या लिखा हुआ गया, सी फॉर कैप्टन। प्रोग्राम उसके बाद ख़त्म हो गया, फिर मुझे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको चेक करने के लिए मुझे प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कंट्रोल F9।
फिर मैंने दिया सपोज करें बी, लिखा हुआ गया बी फॉर बिस्मिल्लाह, और प्रोग्राम उसके बाद ख़त्म हो गया। मैं चाहता हूँ ये काम कंटिन्यू होता रहे, मुझसे पूछे डू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो अब यहाँ पे जब चूंकि हम लूप पढ़ चुके हैं तो लूप को भी यहाँ इस्तेमाल करके देखते हैं, किस तरह से लूप को इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे देख लीजिए आप, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा डू, एक लूप मैंने परफॉर्म कर दिया। आपको याद होगा जो तीसरा लूप था डू वाइल लूप, और डू का मतलब क्या है, ये लूप परफॉर्म हो गया, ये काम कंटिन्यू होता रहेगा। और सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पर इधर जो प्रोग्राम खत्म हो जाता है, इसके ऊपर मैंने एक और मैसेज प्रिंट कर दिया, गो टू एक्स वाई, और कॉलम नंबर 10 के ऊपर और लाइन नंबर 20 के ऊपर आपने कह दिया कि प्रिंट कर दो क्या, कंटिन्यू अगेन से, कंटिन्यू अगेन कर दीजिए, या कह दीजिए प्रोग्राम रन अगेन, प्रोग्राम रन कंटिन्यू कर दें या रन अगेन कह दें, जो भी आप मैसेज आप देना चाहें यूज़र इंटरफेस के साथ वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपने यस या नो आपने कह दिया, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक वेरिएबल और ले लीजिए आप, चूँकि आपने यस नो करना है तो एक वेरिएबल और ले लें यहाँ पर, वो भी कैरेक्टर टाइप का ही होगा, और उसको आपने ले लिया आपने जस्ट लाइक CHK के नाम से, चेक के नाम से। और यहाँ पर आपने क्या कर लिया कि यहाँ पे कह दिया CHK, एक वेरिएबल है कि जो भी की से आप कीबोर्ड से यस या नो दोगे तो किस में आ जाएगा, चेक में आ जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे वाइल कंडीशन लगा रहा हो, ऊपर चुके डुअल लगा चुके हो वाइल, और आपने कहा सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें पहले किसका, डू के साथ, और डू के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाइल लिखते हैं आप, आपको याद होगा। और यहाँ पे कह दिया CHK अगर बराबर है किसके, Y के, या CHK बराबर है किसके, कैपिटल Y के, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये लूप अगेन परफॉर्म हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मैं वाई नहीं दूंगा, मैं वाई प्रेस नहीं करूंगा, एन दे दूंगा या कोई और कैरेक्टर की प्रेस कर दूंगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये लूप जो है कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा और कंट्रोल जो है लूप से बाहर निकल जाएगा। तो अब याद रखिएगा कि नोट कीजिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर अब है क्या, यानी हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर नोट करें तो पहले तो सिंपल स्विच का कॉन्सेप्ट था, कंडीशन लगी हुई थी, लेकिन अब इस स्विच से ऊपर क्या लगा दिया हमने एक डू वाइल का लूप भी लगा दिया है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि यूज़र कीबोर्ड से नो या कोई और की प्रेस नहीं करता, ठीक है। जब तक यस करता रहेगा प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये प्रोग्राम को ज़रा देख लीजिए, समझ लीजिए, ये प्रोग्राम की टेक्निक जो है बहुत बेहतर है, और प्रोग्राम हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं, कंट्रोल जो है वो यूज़र के हाथ में रहता है, और जो यूज़र जो है जब वो कंट्रोल को क्लोज करना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है तो वो अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रोग्राम को सेव कीजिए। अब इस प्रोग्राम में याद रखिएगा कंडीशन भी लगी हुई है और साथ में लूप भी लगा हुआ है। तो कंट्रोल F9 कीजिए। इसने एक एरर दिया है, देखें एरर क्यों दिया है। हाँ, एरर इसलिए दिया है कि यहाँ पर इसने लिखा हुआ है CH, अनडिफाइंड सिंबल CH, जबकि मैंने जो वेरिएबल दिया हुआ है वो CHK है, तो यहाँ पर लिखिएगा CHK। सेव कीजिए प्रोग्राम को दोबारा से, और दोबारा से कंट्रोल F9 चलाइए। अब देख लीजिए, एंटर एनी कैरेक्टर, आपने कहा A, जैसे ही आपने A प्रेस किया क्या लिखा हुआ गया, A फॉर अल्लाह लिखा हुआ गया, और यहाँ लिखा नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम रन अगेन, यस और नो, आपने कहा यस, देखिए प्रोग्राम दोबारा से एग्जीक्यूट हो गया। आपने कहा B, लिखा हुआ गया B फॉर बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम रन अगेन, यस और नो, आपने कहा यस। आपने कहा C, यस, प्रोग्राम रन अगेन, यस और नो, आपने कहा नो, प्रोग्राम क्या हो गया, कंट्रोल से मतलब ख़त्म हो गया, और आपकी मर्ज़ी से प्रोग्राम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये था कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से प्रोग्राम आपने बनाना है, प्रोग्राम कैसे आप स्विच स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, और स्विच के अंदर ही मैंने जो है डू वाइल लूप को भी इस्तेमाल करके आपको बता दिया है। हमेशा जब प्रोग्राम जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे जितने पिछले टूल्स हैं, जैसे लूप है, जैसे कि इनपुट लेने का तरीक़ाकार, जैसे कि फॉर्मेटिंग है, किस तरह से हम इनपुट कलर में लेंगे या आउटपुट हम कलर में लेंगे, वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल हम करना शुरू करेंगे अब, ताकि जब भी कोई प्रोग्राम बनाए तो उसमें जो प्रीवियस जो टूल्स हैं वो भी इस्तेमाल हम करते रहें।
तो जैसे कि हमने स्विच के अंदर जो है हमने डू वाइल, ये लूपिंग का जो टूल है जो हमने पढ़ा था, प्रोग्रामिंग का एक टूल है डू वाइल लूप्स जो हैं, उनको भी हमने यहाँ पे आज इस्तेमाल करके देखा है, यानी कि स्विच कंडीशन और लूप्स, इन दोनों को हमने आज चला के भी हमने देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम, ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम कंडीशंस की जो एक और यानी कि टाइप है, एक कंडीशन का एक और जो टॉपिक है वो है आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये जो लास्ट है 5 कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, चैप्टर नंबर 6 को। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।